तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछूं अगर मैं कि कैसा रहा आप लोगों का दिन आज का पूरा। जब आप लोग सुबह उठे थे, आप लोगों ने जो डिसाइड किया था, क्या वो सब आप लोग अचीव कर पाए हैं जो आप लोगों ने मॉर्निंग में प्लानिंग की थी? अगर हाँ तो यस लिखिए, और अगर ना तो फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, और नो लिखिए और आगे लिखिए कि आई विल इंप्रूव इट। यानी कि आप लोगों को रेगुलरली उसके ऊपर काम करना है। देखिए जिंदगी ना यार ऐसी ही चलती है। आप लोगों को अगर लगे कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, अब माँ के पेट से सीख के आया इंसान सारी चीजें आज ही कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सबने यहीं पर ही सीखा है। किसी ने हंसते हंसते सीख लिया है तो किसी ने रोते रोते सीखा है। अब ये आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है कि आप लोग कैसे सीखने वाले हैं। तो लेक्चर काफी शानदार रहेगा। ये जो डिस्कशन होता है हमारा, इसमें ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, अलग अलग न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो सारे मैं कवर करके यहाँ पर लेकर आता हूँ। काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की इंडिया के अंदर तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है और इसी के साथ में उसका बैकग्राउंड स्टैटिक पोर्शन आता है जो कि हर एक एग्जाम में आता है, तो ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। डिस्कशन अगर किसी के साथ में आप लोग करेंगे नॉर्मल एक तरीके से नहीं होता है बैठ के आपस में वार्तालाप करना, उसमें आप लोग को बहुत फायदा पहुंचाएगा और आप लोगों की पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट जो है वो काम का होने वाला है। अगर आप लोगों को लगता है कि पेन और कॉपी लेके बैठना है तो वो भी अच्छी बात है, आप लोग पेन और कॉपी भी लेकर बैठ सकते हैं, तो अच्छे से और चीजें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं जहां पर भी आप लोगों को सुटेबल लगे। पहले बात करेंगे एक मोटिवेशन कोट के बारे में, इसके बाद में फिर हम लोग अपना क्विज देखेंगे, उसके बाद में आर्टिकल्स डिसाइड करेंगे आगे कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं, और इसी तरीके से फिर कल के जो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए आर्टिकल थे उनका रिविजन भी करेंगे। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक और अच्छे से सुनिएगा। नॉर्मली आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, सामने वाले इंसान को कई बार बोलने भी नहीं देते हैं, इतने ज्यादा बोलते हैं कि अपनी ही अपनी गाते रहते हैं। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जो इंसान कम बोलते हैं वो मैक्सिमम सामने वाले को बोलने का टाइम देते हैं और उनकी बात ज्यादा सुनते हैं। तो इन दोनों में आप लोग को ये डिफरेंस नजर आएगा कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलते हैं वो क्या करेंगे, वो मैक्सिमम टाइम आप लोग को बस बोलते हुए नजर आएंगे, उनका काम जो है वो आप लोग को इतना प्रोडक्टिव दिखाई नहीं देगा। पर लेकिन जो इंसान कम बोलते हैं, अपने काम पर ज्यादा फोकस रखते हैं, तो इसका मतलब ये कि उनके काम में आप लोग को प्रोडक्टिविटी नजर आएगी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं एक तरीके से, वो उस तरीके से मत उनको डिसाइड कर लेना कि जैसे आप लोग बोलने लगो कि मनमोहन सिंह जी हो गए एक साइड में और एक साइड में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए, तो इस तरीके से कंपेयर नहीं करना है। कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये है कि जो फालतू की बातें ज्यादा करते हैं, यानी कि बिना बात के बोलना स्टार्ट कर दिया। कभी भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा फालतू की बातों में बोलते हुए नजर आएंगे, किसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। पर लेकिन कोई दो इंसान आपस में बातें कर रहे हैं, आप लोग जाकर बोलने लगो नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, अरे इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, किसी ने पूछा भी नहीं आप लोगों से, आप लोग स्टार्ट हो गए जाकर। तो ये होता है अपना खुद का टाइम वेस्ट करना। सामने वाला आप लोग की राय भी नहीं राय मानेगा भी नहीं, मानेगा तो तब उसने मांगी भी नहीं है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। तो जहां पर भी ऐसी चीजें देखें वहां पर अपने कान बंद करो और निकल लो, ठीक है। यानी कि जहां पर आप लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर कभी भी अवेलेबल मत रहो, जहां पर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है ओनली वहीं पर ही अवेलेबल रहो। तो ये आप लोग अपनी इज्जत भी करवाते हुए पाओगे और इसी के साथ में अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव भी बनाते हुए पाओगे। ना तो आप लोगों का टाइम बेकार होगा और आप लोगों की जो एक इमेज है वो भी अच्छी बनी रहेगी हमेशा। तो इसलिए वो कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, उन्हें कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो फिर मुंह खोलो, इस तरीके से। तो सारी बातें यही होती हैं कि आप लोग जिंदगी में इन चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तो बहुत सारी प्रोडक्टिव चीजें आप लोगों के साथ में अपने आप ही होती हुई आप लोग को नजर आएंगी। तो रेगुलरली दो वीडियो आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलती है, एक नैनो मैगजीन आती है शाम को 6:30 बजे, एक आता है द हिंदू न्यूज़पेपर, ये सुबह को 6:30 बजे, ठीक है। तो दोनों को अपनी लाइफ का पार्ट आप लोग बना सकते हैं, स्टैटिक और करंट दोनों एक साथ कवर किया जाता है, और जो भी इसको आप लोग पार्ट बना लोगे लाइफ का तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में बैठकर आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, पहले क्विज देखेंगे। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो टॉपिक का एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोऑपरेटिव्स जो है वो कहां पर रखी गई हैं, अगर अरे हाँ 24 है यहाँ पर, इसको चेंज कर लेना, ठीक है, चेंज कर लेना, पीडीएफ में चेंज आप लोगों को मिल जाएगा, ये 24 है, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे का बेसिकली रहता है। ओके, आज बात करेंगे यहाँ पर, अगर बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां पर आती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर। तो जानेंगे इसके बारे में काफी डिटेल में, कई सारी बातें समझेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है यहाँ पर बेसिकली ड्रोन का, अगर आप लोगों को यूज करना है ड्रोन को खेती बाड़ी के तौर पर यानी कि अपनी एग्रीकल्चर में, तो उसका एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब यानी कि डिसाइड कर देना कि भाई साहब ये वाली चीजें इस तरीके से फॉलो करनी है और उसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसको स्टैंडर्ड कहते हैं जहां पर कम टाइम में अच्छे से एफिशिएंटली आप लोग चीजों को यूज कर सको, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर किस मिनिस्ट्री का काम है, कौन सा मंत्रालय है जो कि यहाँ पर
अभी बात करें इसके द्वारा लोकसभा में बोला गया कि हमारे देश में लगभग 22 लोगों की जान चली गई है मैनुअल स्कैवेंजिंग में, यानी कि जो गटर को साफ करना, हाथों से अपने आप घुसकर उसके अंदर चीजों को साफ करना, उसके बारे में बात की जा रही है। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि ऐसे डिस्कस करूंगा कि कभी भी आप लोगों को जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस तरीके से आर्टिकल को देखेंगे। इसी के साथ में जब यहाँ पर किसी इंसान को गटर में उतारा जाता है तो उसका यहाँ पर लाइफ की डिग्निटी का हर्ट होता है, यानी कि इंसान को इंसान नहीं ट्रीट किया जा रहा है, जानवर की तरीके से देखा जा रहा है। तो ये आर्टिकल है जो यहाँ पर बातें करता है कि भाई साहब इंसान को इंसान ट्रीट करो। तो ये कौन सा आर्टिकल है ऐसा आप लोग को बताना है। बेसिकली यहाँ पर दो शब्द होते हैं, ठीक है, करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहां पर जब आप लोगों को बताना है कि जब फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आप लोगों को देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा, काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझेंगे। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पैरेलल में जानने को मिलेंगे। और अगर किसी को पता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तब तक आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिए लिखकर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब जिसको पार्लियामेंट में एक्ट यानी कि लॉ पास करके नहीं बनाया गया, उसको एक्ट नहीं बनाया गया, तो यहां पर ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ओके, सफाई जो सुरक्षा चैलेंज है उसके बारे में बात करेंगे। सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, और लॉन्च किया गया था वर्ल्ड टॉयलेट डे पर, ठीक है। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा सुना था ना, तो 2020 में यहां पर लॉन्च किया गया था, जानेंगे इसके बारे में भी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे पर्सनली, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस हो जाते हैं, तो स्टार लगा लेना। अभी हमारे देश में 53 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, 53 मेंबर की, जो कि यहाँ पर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है हमारी कंट्री में। स्पिरिचुअल लीडर जो कि 15 अगस्त को पैदा हुए थे, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जानी है 2022 में 15 अगस्त को, तो आप लोगों को इनका नाम बताना है। एक और क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर छोटा सा, जो कई बार आप लोगों को बता भी रखा है और पता भी होगा। महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो कौन से साल में हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी, ये भी आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है विंटर पीरियड के बारे में, यानी कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है भाई साहब, वो वाली बात। तो जब कड़ाके की सर्दी को बोलते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड है यहाँ पर जिसको चिल्लाई कलान बोलते हैं। तो ये किस एरिया में इसको इस नाम से पुकारा जाता है। अगर चिल्लाई कलन के बारे में बात करें तो पर्शियन लैंग्वेज का ये शब्द है जिसका मतलब मेजर कोल्ड, यानी कि भाई साहब कड़ाके की सर्दी, ठीक है। उन्होंने कहा भाई साहब कड़ाके की ठंड हो रही है, तो वो वाला ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कहां कहां पर कड़ाके की सर्दी क्या क्या है। बाकी जो कल का भी हम लोग जो रिविजन करेंगे, जब तक अगर आप लोग यहाँ पर एक बार इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर फिर वीडियो के एंड में तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका रिविजन कराऊंगा ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल को देखते हैं, अच्छे से एक एक बातें समझते हैं, फिर यहाँ पर चीजें देखेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात कर लेते हैं। ये बात कर रहे हैं नेशनल कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर मतलब जो उपभोक्ता होते हैं। आज की डेट में हर एक इंसान उपभोक्ता है, मतलब आज की डेट में हर एक इंसान कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीद रहा है, ऑफलाइन खरीद रहा है और फिर उसको यूज कर रहा है। इवन कुछ लोग ऐसे भी है जो एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह उसको बेच भी रहे हैं, पर लेकिन वो कंज्यूमर नहीं आएंगे, उनको विक्रेता बोलेंगे। कंज्यूमर ओनली वही होगा जो उसको खरीद कर खुद यूज करता है, कंज्यूम करता है, वो होता है कंज्यूमर यानी कि क्रेता, ठीक है। तो विक्रेता वो रहेगा जो खरीद कर बेच रहा है या फिर बनाकर बेच रहा है, तो वो विक्रेता की कैटेगरी में आप लोगों की आएगा। तो दोनों में डिफरेंस पता होना जरूरी है, और ये डिफरेंस जो है ये एक्सप्लेन भी किया जाता है यहाँ पर जब हम लोग इसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 24 दिसंबर को ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर हमारे देश में एक एक्ट भी है, हालांकि इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था बाद में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, यानी कि एक ऐसा एक्ट यानी कि एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके चलते यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा इसको असेंट दिया गया था इस दिन को। तो इस दिन को यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया गया 24 दिसंबर को। तो इसके चलते यहाँ पर ये डे हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ये हिस्टोरिक तो है, क्यों, आप लोगों ने कोई सामान खरीदा ऑनलाइन, वो सामान जो है टूटा फूटा आ गया, सामने वाला बोलेगा कि भाई साहब मैंने तो तोड़ा नहीं था, ठीक है, ये तो आप लोगों ने खुद से तोड़ा है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो जाए तो अब जाए कहां। अब यहां पर इसके लिए अलग से सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो इसके चलते यहां पर प्रॉपर एक सिस्टम तैयार किया गया इस कानून के थ्रू, ताकि अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो इसके चलते जो यहां पर अवेयरनेस फैलाता है लोगों को कि भाई साहब आप लोगों के भी अधिकार हैं, आप लोग इन अपने अधिकारों को यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में ये बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, क्या हमारे ही देश में सेलिब्रेट किया जाता है बस ओनली नेशनल कंज्यूमर डे? नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी यहाँ पर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।
थीम थी यहाँ पर अब की बार इसकी टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, जो कि आप लोग सामान खरीद कर लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ उसके साथ में प्लास्टिक का डब्बा या फिर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि वहां पर प्लास्टिक को हम लोग कंप्लीटली खत्म कर दें। और हमारे देश में आप लोगों ने कई बार नारा भी सुना होगा कि जागो ग्राहक जागो, तो जो ग्राहक है ना वो सोए रहते हैं तो उनको जगाने की बात की जाती है ताकि वो अपनी चीजों पर ढंग से पैसा खर्च कर सके, क्योंकि उनकी कमाई का पैसा जाता है तो उसको ढंग से यूटिलाइज कर सके। तो जो भी ऑनलाइन खरीदते हो उसको ढंग से एनालिसिस किया करो और तब खरीदा करो। अरे हाँ यार, ऑनलाइन खरीदने से एक बात याद आ गई, एक बच्चे के द्वारा यार कई दिन पहले मेल किया गया था, उसके द्वारा पूछा भी गया। बेसिकली वो क्या कर रहा है, लैपटॉप पर 8 से 9 घंटे बैठ रहा है डेली, ठीक है। तो 8 से 9 घंटे बैठने की वजह से उसकी गर्दन में दर्द हो रहा है। तो उसने बोला कि सर आपने एक बार जिक्र किया था कि आपने जो है लैपटॉप का स्टैंड लिया है, प्लीज आप बता दोगे क्या मुझे। तो मैं उस लैपटॉप का जो स्टैंड था उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, उसमें कमेंट बॉक्स में बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी लगा दूंगा, चलो उसको देख लेना अगर आप लोगों को देखना हो। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना वीडियो के नीचे, तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग खरीदना है सर्च कर लेना। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मुझे लग रहा है 500-600 की रेंज का वो मैंने लिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो उसमें थोड़े से ऊपर नीचे भी प्राइस होते रहते हैं कई बार। तो अगर आप लोग लंबे समय तक लैपटॉप के सामने बैठते हैं, ठीक है, 8 से 9 घंटे ना 6 घंटे से ऊपर अगर आप लोगों का चल रहा है, बल्कि अगर 4-5 भी बैठते हैं तो उसमें झुकना पड़ता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो कोशिश करो एक ऐसा आप लोग जरूरी स्टैंड रखो अपने पास में जो कि आप लोग की आंखों की सीध में आप लोग के लैपटॉप को लेकर जाए। इससे ये रहेगा कि आप लोग की गर्दन में ज्यादा दर्द नहीं होगा और आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आप लोगों से बेसिकली शेयर किया था, कई सारे बच्चे ये बातें बोल रहे थे, ठीक है। तो नेशनल कंज्यूमर्स डे जो है ये बताता है कि आप लोग की जो राइट टू सेफ्टी के बारे में बात करता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज की क्या चूज आप लोग करना है, राइट टू हाइड यानी कि आप लोग की बात भी सुनी जाए, राइट टू रेडीनेस किस तरीके की चीजें आप लोग के पास में तैयार होकर मिल रही है, आप लोग किस तरीके की चीजों को टैकल करने के लिए तैयार है, कंज्यूमर की एजुकेशन के बारे में बात करता है, बेसिक नीड क्या क्या है, और राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इससे रिलेटेड आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट डे है, कुछ लिखने के लिए भी आ जाते हैं, इसके बारे में याद रखना, मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक आर्टिकल जो है उसको डिटेल में देखेंगे। ये तो हमारा इंपॉर्टेंट डे के साथ में क्विज इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आप लोग ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर खेती बाड़ी की जाती है तो कई बार इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इवन आंसर राइटिंग में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग आज के डेट में एग्रीकल्चर में क्या ड्रोन के यूज के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर क्या क्या तकनीकी हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में। तो ड्रोन जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है, तो उसके बारे में काफी बेसिक चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ये आर्टिकल जो है ऑलरेडी हमारी कंट्री में पीआईबी जो कि गवर्नमेंट का एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है उसके द्वारा भी कवर किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया गया, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स है तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। और रीजन ये भी है कि किसानों की इनकम 2022 तक डबल करने की बात की जा रही है, तो उस और भी यहाँ पर एक बढ़ता हुआ कदम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में आज के में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो इनका भी नाम आप लोग बेसिकली आइडिया रखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि और जो किसान का बेसिकली यहाँ पर ये मंत्रालय है, तो उसके द्वारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में बात की गई। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा तरीका कि जिसके हिसाब से कुछ इंप्लीमेंट करना है वो भी स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आनंद फानन में कुछ भी किया जा रहा है। तो बात की जा रही है कि ड्रोन को कैसे यूज करना है, तो ड्रोन का एग्रीकल्चर में कैसे यहाँ पर बेसिकली यूटिलाइजेशन करना है, ये है मुद्दा। अब ड्रोन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा ये ड्रोन है, आप लोगों को दिखना है यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों से ड्रोन के बारे में बात कर लूं और फिर इसको आगे लेकर चलूं तो आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक टॉपिक आप लोग का ड्रोन भी है यहाँ पर बेसिकली साइंस एंड टेक के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो होती है तो उसके अंदर आप लोग को ये टॉपिक मिल जाएंगे, ड्रोन हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाती है। ड्रोन हम लोग लेमैन भाषा में बोलते हैं, लेमैन मतलब लोकल लैंग्वेज में जैसे बोल देते हैं ना, बजट बोल देते हैं तो उसे ड्रोन बोल देते हैं। घर पे चुन्नू मुन्नू, और देखो वहां पर अगर स्कूल में जाओगे तो सेंसर पाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं ड्रोन, वैसे बोलते हैं अनमैन्ड एयर व्हीकल यानी कि यूए, ठीक है। तो यहाँ पर अनमैन्ड एयर व्हीकल या अनमैन्ड व्हीकल या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ये इसके नाम पुकारे जाते हैं। 3 सबसेट इसके आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक तो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होता है जो कि हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, और यही मेनली हमारा बेसिकली डिस्कशन का पॉइंट रहने वाला है। ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट होता है और मॉडल एयरक्राफ्ट होता है। तो जो यहाँ पर रिमोटली पायलटेड होता है तो ये रिमोट से आप लोग इसको उड़ा पाते हैं। तो ये रिमोटली पायलटेड जो होता है यहाँ पर इसको रिमोट से उड़ाया जाता है। एक पर्टिकुलर रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके तहत यहाँ पर इसको उड़ाया जाता है और डिजाइन किया जाता है। ये 5 कैटेगरी में आप लोगों को नजर आएंगे। 5 कैटेगरी में इसको वेट के बेस पर यानी कि इसके भार के बेस पर डिसाइड किया गया, जैसे नैनो हो गया, माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया और लार्ज हो गया। नैनो का मतलब होता है 250 ग्राम से नीचे, बहुत ही छोटा सा छुटुक सा, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक का थोड़ा सा बड़ा। स्मॉल का मतलब होता है कि 2 किलोग्राम से लेके 5 किलोग्राम का थोड़ा सा और बड़ा। मीडियम का मतलब होता है कि 25 किलोग्राम से लेके यहाँ पर 150 किलोग्राम तक, ठीक है, 2 से 25
और 25 से 150। लार्ज का मतलब होता है 150 किलोग्राम से भी ऊपर, यानी कि एक अलग अलग कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर ये ड्रोन नजर आएंगे अलग अलग साइज के। अभी हम लोग यहाँ पर जो बात करें तो इन्हीं ड्रोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के ड्रोन जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पज के लिए। तो वो कैसे, क्यों और किस लिए, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग यहाँ पर आर्टिकल को समझिए। हमारे देश में ड्रोन का अगर यूज करते हैं तो एग्रीकल्चर में एक रिवॉल्यूशन आएगा। एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आएगा तो हमारे देश में हम लोग फूड सिक्योरिटी को बेसिकली सही लेवल पर लेकर चल पाएंगे। मतलब लोगों को जो खाना है वो सही डायरेक्शन में सही तरीके से मिलता हुआ आप लोग को नजर आएगा। पहली बार हमारे देश में जब यहां पर लोकटस अटैक हुआ, यानी कि टिड्डी का अटैक जब देश के अंदर देखने को मिला, उन्हीं पूरे देश में टिड्डी का अटैक हो गया पूरे देश में। तो उस टाइम पर भी यहां पर हर लेवल पर आप लोगों को टिड्डियां नजर आई। तो वो टिड्डियां कहां से निकल कर आई थी? वो टिड्डियां यहां पर इतने लार्ज स्केल पर देखने को मिली और माना यह जा रहा था कि इथोपिया वाले रीजन से होते हुए यहां पर ये होते हुए बेसिकली अरेबियन रीजन से, ईरान से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में गुजरात के अंदर इसके द्वारा एंट्री की गई थी। तो वहां पर इस टाइम ये माना गया था उस टाइम पर कि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ये खेती को नुकसान पहुंचाएगी और इसने खेती को सपाचट भी कर दिया था काफी एरिया में। तो हमारी कंट्री में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इसके द्वारा एक तरीके से गाइडलाइन भी इशू की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि यहाँ पर यार ये काफी ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाएगी, तो इसको कैसे टैकल करके चलना है। तो उस टाइम पर भी ड्रोन का काफी ज्यादा यूज किया गया इनको मारने के लिए, स्प्रे करने के लिए। तो इसके चलते भी यहाँ पर हमारे देश में भी इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ड्रोन रेस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट रीजन आई ड्रोन का नाम दिया था। ये टॉपिक भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन करते रहो यार, तभी चीजें याद रख पाओगे, वरना फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहाँ से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे लोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है यहाँ पर एक तरीके से यूज किया जाएगा कि कैसे पेस्टिसाइड एप्लीकेशन यूज करें। ठीक है, पेस्टिसाइड यानी खेतों में जब आप लोग आज के डेट में कोई खाद डालते हैं तो उसका कई सारा एक तरीके से नुकसान और कई सारे फायदे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कैसे आप लोग यहाँ पर क्या क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है इसके लिए, कि ड्रोन को कैसे उड़ाओगे, ठीक है, किस एरिया में उड़ाओगे, पता चला रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप लोग उड़ा के चले गए, कितना इसका वेट होना चाहिए, ठीक है, ओवर क्राउडेड एरिया में नहीं उड़ाना है, पता चला वहां पर किसी के ऊपर गिर गया, तो रिस्ट्रिक्शन कहां पर है, सेफ्टी इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर बात की जा रही है पर पोस्ट एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन इमरजेंसी हैंडलिंग प्लान। तो सारा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू होगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बोलने लगूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो भी इसलिए फैमिली के मेंबर हैं उनको पकड़ के लगभग 3 लोगों को वीडियो जो है वो आप लोगों को सुनानी है या फिर 3 लोगों को आप लोगों को पढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से उनको ये एक तरीके से आप लोगों को बताना है कि किस किस एग्जाम की आप लोग तैयारी करें। ठीक है, तो उसके हिसाब से करंट अफेयर सबको समझ में आता है, सबके लिए जरूरी है। तो उसके हिसाब से आप लोग उनको गाइड कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीज हम लोग जानते हैं तो हम लोग आपको बताएंगे। तो 3 लोग जो अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करें तो उनका टाइम भी बचाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, मैं बोलूं 3 लोगों को आप लोग कवर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई वीडियो 20,000 लोग देख रहे हैं, तो अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 60,000 लोग तक पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि इससे फालतू नहीं करना है, ज्यादा बर्डन हो जाएगा, इतना ही आप लोगों को फॉलो करना है। तो एक प्रोसीजर हमने बना दिया और उसको हम लोग फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, ये इसका एप्लीकेशन नॉर्मली कीटनाशक को मारने के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों ने अगर गांव से आप लोग आते हैं देखा होगा खेतों में जो हमारे फादर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर इसका यूज करते हैं खेतों में इसका छिड़काव करने के लिए। तो ये जो मशीन यहाँ पर यूज की जाती है ये काफी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट डालती है, क्योंकि जहां पर इसको छिड़का जाता है तो उस खेत में भी नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से घूमते हुए इसके कण नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसान, तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती है और कई बार यहाँ पर बेहोश होकर गिर भी जाते हैं अगर गर्मी उस टाइम पर थोड़ी ज्यादा हो, क्योंकि भभका निकलता है एक तरीके से, भभका सुना होगा आप लोगों ने, एक उमस निकलती है बहुत ज्यादा तरीके से, वहां पर ऐसा बोल सकते हैं। तो ये पेस्टिसाइड जो है यहाँ पर ये इसका एप्लीकेशन यूज किया जाएगा जब ड्रोन का, तो आसानी से इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। कैसे, ऐसे ये देखिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम आराम से यहाँ पर इसके अंदर पानी जो भी भरा है पानी के साथ में वो घोल वो सब जगह यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। तो इसको स्मार्ट फार्मिंग की कैटेगरी में यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो स्प्रिंकल कर दिया यानी कि सब जगह यहाँ पर छिड़काव कर दिया ड्रोन ने। तो ये अच्छा तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये हेल्प करेगा लेबर जो है, खासकर अगर लेबर कोस्ट जो आते हैं किसानों की, कई बार कि यहाँ खेतों में इसको छिड़काव करना है तो ड्रोन अपना रख लिया लाकर, उससे थ्रू यहाँ पर छिड़काव कर दिया आराम से। तो ये आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में यहाँ पर इनिशिएटिव जो है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि सब्सिडाइज तौर पर आप लोग किसानों को जो है वो ड्रोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, क्योंकि एक ड्रोन जो है जो ऐसा काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, यूनिट जो है उसकी लगभग यहाँ पर 3 करोड़ तक की अभी बताई जा रही है। तो काफी ह्यूज कॉस्ट यहाँ पर इसकी पड़ जाएगी।
जो फार्मर है यहाँ पर एक तरीके से अगर उनके बारे में आप लोग बात करें, पेस्टिसाइड के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि अगर कोई किसान यहाँ पर खेतों में इसको छिड़काव कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है कई बार, तो उससे भी हम लोग उनको बचा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या फायदे हैं बेसिकली ड्रोन यूज करने के, और ड्रोन यूज नहीं करें तो क्या क्या नुकसान है वो समझ लेते हैं, जो कि आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन बन जाएगा स्टेटमेंट वाला, उसमें आप लोग को पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यार केमिकल जो होता है ना बड़ा खतरनाक होता है, हवा में मिल गया, इंसान के अंदर चला गया तो उसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी, हेल्थ की तो नुकसान हो गई होगा। अब यहाँ पर ये भी रहता है कि कितना केमिकल कहां पर छिड़क गया, कितना बच गया, तो जो इंसान होता है उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, यानी कि इंसान जो है वो यानी कि गलतियों का कठपुतला होता है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। लोअर स्प्रे एक तरीके से देखने को मिलेगी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी ढंग से नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो यूनिफॉर्म तरीके से सब जगह हम लोग को स्प्रे करना है तो वो आप लोग को ढंग से नजर नहीं आएगा, कहीं पर ज्यादा स्प्रे हो जाएगा, कहीं पर कम स्प्रे हो जाएगा। इसी के साथ में कई बार ज्यादा यूज हो जाते हैं यहाँ पर वाटर भी, और जो भी यहाँ पर ये दवाई है पोल्यूशन, यहाँ पर ये खाद वगैरह है वो भी हाईयर एक्सपेंडिचर होगा किसानों का, और सोयल का पोल्यूशन भी हो जाएगा, तो किसानों को काफी ज्यादा नुकसान भी होगा, पैसों का भी, और खुद की हेल्थ तो मैंने आप लोगों को बताई दी, जो कि यहाँ पर दिक्कत में पड़ जाती है। अब ड्रोन यूज करेंगे तो क्या कर रहे हैं, अब यही चीजें सारी आप लोगों को उल्टी कर देनी है, यानी कि अपोजिट कर देनी है, कि यहाँ पर एक तो एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, जहां पर जितना छिड़काव करना है उतना ही होगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी फील्ड के अंदर में पूरे में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ओवरऑल केमिकल का जो बर्डन है वो भी कम पड़ेगा, तो खर्चा भी यहाँ पर कम होगा, और इसी के साथ में जो हेल्थ है जो ऑपरेट करेगा उसकी हेल्थ पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब कहीं और खड़े हुए आराम से और उसको चला रहे हैं, कोई दिक्कत ही देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो ये जरूरी है कि किसानों को अगर ये प्रोवाइड कराया जाए तो उनकी हेल्थ भी सही रख पाएंगे और अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। ये तो मैंने एक यूज आप लोगों को बता दिया, क्या ये अकेला ही यूज है, तो भाई साहब अभी ड्रोन को ना और अच्छे लेवल पर ले जाने की बातें की जा रही है, जैसे कि क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए खेतों में आप लोगों ने देखा होगा, एक नहीं वो एक तरीके से ऐसी डंडी पर यहाँ पर एक ऐसा इंसान लगाकर टांग देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ये इंसान हो गया, और इसके आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे कुर्ता टांगा रहता है इसके हाथ में और ये हिलते रहते हैं, ठीक है। चिड़िया वगैरह आए तो यहाँ पर ऐसी चीजें या फिर कुछ और देखने को मिले, तो ड्रोन क्या करेगा, ड्रोन वाले खेतों में नील गाय वगैरह आ गई, ठीक है, या जंगली सुअर आ गई, तो उनको भी यहाँ पर एक तरीके से क्रॉप मॉनिटरिंग का काम कर सकता है। तो इसके चलते यहाँ पर काफी अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हो रही है, अगर कल को चलकर पानी बरस रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, कोई यहाँ पर नुकसान हो रहा है, टिड्डी का अटैक हो रहा है, तो सबको आइडेंटिफाई यहाँ पर कर पाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो डिलीवरी है, जो मैंने अभी बताया एग्जैक्टली यहाँ पर, तो कहां पर कितना ज्यादा हम लोग यहाँ पर चीजों को प्रोवाइड कराने हैं, वो सारी चीजें भी अच्छे से लेवल पर हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे, कहीं ना कहीं असेसमेंट करके कि हाँ इतना यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है। इसी के साथ में किसानों की इनकम डेवलप करनी है, वो तो आप लोग को बताइए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो है यहाँ पर बेटर क्रॉप मैनेजमेंट, तो ड्रोन जो है यहाँ पर वो ड्रोन प्लांटिंग सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। अभी नए नए बिजनेस ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिसमें नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे खेतों में हम लोग को बेसिकली आज की डेट में जो पेड़ पौधे उगाने हैं, आज की डेट में ऐसा किया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है ऑलरेडी अंकुरित पौधा है, उसको किसी ऐसे तरीके से इसमें यहाँ पर फिट किया गया, और यहाँ पर ऊपर से ड्रोन छोड़ेगा, और जमीन ऐसी रहेगी कि वहां पर आराम से ड्रोन डाल दे चीजें आके, और वो आराम से घुस जाए जमीन के अंदर, और फिर यहाँ से पौधा निकलकर स्टार्ट हो जाए। ऐसा यूज किया गया कई जगह यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर भी, उन एरिया में जंगलों के अंदर में पेड़ पौधों को और ज्यादा उगाने के लिए। तो ये जो मटेरियल होता है जिसके अंदर ये पैक रहता है, वो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल रहता है, जैसे ये जाकर धंसता है यहाँ पर मिट्टी के अंदर में, तो ये अपने आप गलना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से पेड़ जो पौधा होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो अपनी जड़ जमाकर वो पूरा निकल जाता है। नॉर्मली ऐसी प्रक्रिया आप लोग को देखने को मिलेगी मानसून के टाइम पर, ताकि इनको पानी भी मिलता रहे, क्योंकि ड्रोन जो है अब बार बार जाकर पानी तो छिड़केगा नहीं वहां पर उनके ऊपर। तो ये चीजें हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट तरीका है कि खासकर अगर यहाँ पर 50% भी अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक बंजर एरिया को हम लोग एक तरीके से सदाबहार वन बना सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में यहाँ पर यूज की जा रही है, और बाकी एक तरीके से कंसिस्टेंसी और इफिशिएंसी आप लोग को अच्छी देखने को मिलेगी। अगर कोई इंसान काम कर रहा है, कोई मशीन काम कर रहा है, तो फर्क तो पड़ता है भाई, क्योंकि मुझे पता है जब खेतों में गेहूं काटा करते थे उस टाइम पर, तो यहाँ पर काफी ज्यादा इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती थी कई बार ना, कि यार थक गए बस आज नहीं काटते हैं, ठीक है। हालांकि ज्यादा लंबा टाइम ड्यूरेशन नहीं हुआ करता था वो। तो आज की डेट में अगर देखो तो सब जो है या तो मशीनों से कटते हैं या फिर अपना जो है एक तरीके से लेबर वगैरह लगा लेते हैं, तो वो कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ये एक तरीके से एंटरटेनमेंट भी था अगर देखा जाए उस तरीके से, हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी था अगर देखा जाए उस तरीके से। तो हर एक चीज के कुछ बेनिफिट कॉस्ट आप लोगों को नजर आएंगे, अब वो हमको देखना है कि कैसे हम लोग को उनको यूटिलाइजेशन करना है। आज की डेट में मान लीजिए टाइम उस टाइम पर काफी ज्यादा लगता है, वो टाइम अब और ज्यादा प्रोडक्टिवली कहीं और यूटिलाइज किया जा सकता है, वहां पर उस तरीके से किसी इंसान को लगाया जा सकता है जो कि उस काम को करने के लिए ही बेसिकली अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है, तो उसको बेसिकली सैलरी मिल जाएगी थोड़ी सी और काम भी हो जाएगा। तो ये अच्छा आइडिया है अगर इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। इसी के चलते अगर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से एफिशिएंटली यहाँ पर ये बढ़ाता हुआ नजर आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के भी, और कहीं ना कहीं और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी
लोगों को इंप्लॉयमेंट की, खासकर ड्रोन वाले यहाँ पर अलग से ड्रोन चलाते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरा फंडा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, ड्रोन का इस्तेमाल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्या आप लोगों ने कुछ नया जाना ड्रोन के बारे में? तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना इसके बारे में, अगर कुछ भी आप लोगों ने नया सीखा है या फिर आप लोग कुछ नया इंटरेस्टिंग लगा है कि अच्छा, या फिर कुछ इनपुट आप लोग देना चाहते हैं कि हाँ इसमें ये भी हो सकता है, तो वो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। काफी डिटेल में जानेंगे, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें, कंफ्यूजन आप लोग के दूर हो जाएंगे जिस तरीके से हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो 3 काम आप लोग के होते हैं वो आप लोग जरूर किया करो, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर प्रॉपर वे में जो वीडियो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे। अरे हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, एक नहीं कई बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर पहले नोटिफिकेशन नहीं आ रहे थे, अब नोटिफिकेशन आ रहे हैं। पता है किस लिए नोटिफिकेशन आ रहे हैं? उसके द्वारा बोला गया, जो मुझे रियलिटी में सरप्राइजिंग लगा ये। उसने ये बोला कि सर पिछले कुछ दिनों से रेगुलर, लगभग हो गए 5-6 दिनों से वीडियो को लाइक कर रही हूँ और डेली कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक और कमेंट की वजह से अब यूट्यूब जो है मुझे नोटिफिकेशन भेजना स्टार्ट कर दिया है। पहले नोटिफिकेशन नहीं भेजता था मुझे, मतलब ये मुझे सरप्राइजिंग लगा। ठीक है, यानी कि जो लोग जो है, जो मतलब चाह रहे हैं नोटिफिकेशन आ रहा है, तो मतलब एक तरीके से उनको नोटिफिकेशन भेजा है जो चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए, यानी कि वो आप लोगों से पूछ रहा है ये बातें। तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। तो आप लोग बताइए, ऐसा कुछ हो रहा है कि जो लाइक और डेली कमेंट वगैरह कर रहे हैं, शेयर वगैरह कर रहे हैं, उनको नोटिफिकेशन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? आप लोग बताइएगा इसके बारे में। मैंने इसलिए सोचा कि पूछूंगा आप लोगों से, क्योंकि 3-4 लोगों के द्वारा बोला गया। अगर आप लोग ऐसा कुछ हो रहा है तो बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। यानी कि इसका मतलब YouTube चाहता है कि एक तरीके से क्या इस तरीके से चीजें चलें, ताकि एक पता चलता रहे उसको कि हाँ ये वीडियो किस तरीके के लेवल की है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तो इसलिए वो चाहता है कि हाँ आप लोगों को दिखाई जाएगी, क्योंकि ये अच्छी वीडियो है, आप लोग इसको लाइक कर रहे हैं रेगुलरली। तो ये इस तरीके से एल्गोरिदम होती है यार यूट्यूब की सारी, जो भी चलती हैं, मुझे आइडिया नहीं है, पर हाँ ये चीजें आप लोगों ने जब कमेंट किया तो मुझे सरप्राइजिंग लगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो आगे चलते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लगभग 22 जो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी डेथ हो गई मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब गटर में जाकर उसको, गटर को साफ करने का जो बेसिकली प्रक्रिया होती है, हमारे देश में ये अलाउ नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे देश में प्रतिबंध है इसके ऊपर, पर फिर भी यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो ये काफी बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। ये तो गवर्नमेंट ने बोला कि 22 लोगों की जान चली गई है, पर लेकिन अगर दूसरों की माने, जिसका नाम है यहाँ पर नेशनल कन्वीनर ऑफ सफाई कर्मचारी आंदोलन, उनके द्वारा बोला गया 472 लोगों की जान जा चुकी है 2016 से लेके 2020 तक का। तो ये काफी बड़ी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो पूरा आर्टिकल है यहाँ पर ये कवर किया गया था हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में अच्छे से देखेंगे। सफाई कर्मचारी आंदोलन जो है ये हमारे देश में इसलिए चलाया गया था कि यहाँ पर आज की डेट में जो लोग गटर को साफ करते हैं उनको मैनुअली साफ नहीं करना है, उनको मशीन वगैरह दी जाए ताकि दिक्कतें देखने को न मिले। तो इसलिए मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने की बात की गई, एलिमिनेट यानी कि खत्म करना है। अगर इसको इंसानों को गटर में आप लोग उतारोगे तो जो हमारे संविधान में पार्ट 3 में आप लोग जाओगे, जहां पर फंडामेंटल राइट हम लोगों ने रख रखा है 12 से लेके 35 तक का, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। अब राइट टू लाइफ और बात करता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि एक ऐसी लाइफ होनी चाहिए जिसमें डिग्निटी हो, यानी कि जिसमें रेस्पेक्ट भी हो, वो वाली लाइफ होनी चाहिए। गटर में उतारकर इंसान की रेस्पेक्ट आप लोग खत्म कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी बॉडी में दुनिया भर की बीमारी भी लग सकती है, पर लेकिन पेट के पालन के लिए उसकी मजबूरी है, उसको ये काम करना पड़ता है। और ये तो आर्टिकल ऐसा है जो कि हमारे देश के लोगों के लिए भी अवेलेबल है और बाहर के लोगों के लिए भी अवेलेबल है, और हम लोग अपने देश के लोगों को ही ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो ये कहां का फिर यहाँ पर अन्याय हो गया। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो एक तरीके से रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पब्लिक स्ट्रीट, यानी कि हमारे देश में जो गलियां सड़कें हैं उनमें से यहाँ पर इसको हटाना, जो भी गंदगी होती है, ड्राई लैट्रिन, क्लिनिक, सेप्टिक टैंक, गटर या फिर सीवरेज जो होते हैं, वो बेसिकली काम करना यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मुझे लग रहा है हस्बैंड वाइफ होंगे, तो यहाँ पर हस्बैंड अंदर उतरा हुआ है और यहाँ पर निकाल के वाइफ को दे रहा है, वो उसको बाहर फेंक रही है। तो ये ऐसे काम आप लोग कई बार यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और जबकि बंद है ये। यहाँ तो छोड़ो, चलो दूर दराज वाले इलाके में एक बार को बोल देते हैं यार यहाँ पर हाँ चलो कोई देख नहीं रहा है। जब मैं यहाँ पर दिल्ली वाले एरिया में था तो उस टाइम पर यहाँ पर मैंने देखा था आसपास में, वहां पर भी ऐसी प्रक्रिया देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो एक बार मैंने पूछा भी, मैंने कहा मशीन वगैरह क्यों नहीं यूज करते हो यार? कह रहा भैया हमको कौन मशीन देता है यहाँ पर, ठीक है, हमको तो मतलब डेली की दाढ़ी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, उसमें से भी खा जाते हैं आधे लोग। तो ऐसी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाती है। करप्शन यार इतने हाई लेवल का है ना, और सबसे जो बुरी बात मुझे पता है क्या लगती है, जो करप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा हमेशा इसमें जो गरीब तबका है ना सोसाइटी का, वही पिसता हुआ मैक्सिमम नजर आते हैं, ठीक है। अमीर जो तबका है सोसाइटी का कहीं ना कहीं जो सही लेवल पर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, उसके खिलाफ कोई करप्शन नॉर्मली करता हुआ नजर नहीं आता है, गरीब का हक मारते हुए नजर आते हैं। बस वही चीजें अंदर से खलती हैं। तो वो ऐसा लगता है कि मैंने कहा यार जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए वो मजे में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। यानी कि एक को 2 वक्त की रोटी के लिए भी गटर में उतरना पड़ रहा है, और दूसरा 2 वक्त की रोटी जो है वो उठाकर डस्टबिन में डाल दे रहा है। तो ये फर्क आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़ जाता है कई बार।
इंडिफरेंट एटीट्यूड आप लोगों को लोगों का देखने को मिलता है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से कई सारे जो इंडिपेंडेंट सर्वे जब यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं तो यहाँ पर कई सारे जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर इसको देखते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी जब चलने की कोशिश की जाती है तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कई सारे, तो ठीक है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ गलत हो रहा है। तो रिलेक्टेंट है यहाँ पर अगर बात करें पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर कोई ऐसे यहाँ पर उनसे पूछा जाए तो अलग लोग भी उसको बोलते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या करना है। तो ये सारी चीजें हैं। इशू जो है यहाँ पर ये काफी लंबे समय से चले हुए आ रहा है, बहुत सारी लोकल बॉडी जो है यहाँ पर इस तरह की हरकतें करती हुई पाई जाती हैं, जबकि उनको पैसा आता है कि आप लोग मशीन से यूज करो, पर फिर भी यहाँ पर मैनुअली उसको यूज किया जाता है। तो ये प्रॉपरली जो भी यहाँ पर सैनिटेशन का जो प्रॉपर तरीका है उसको वर्कर को जो चीजें मिलनी चाहिए, किट मिलनी चाहिए, वो ढंग से चीजें प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिल जाती है, उनकी डेथ भी हो जाती है कई बार, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर उसको जिससे उसका परिवार जो डिपेंडेंट है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिर पैसे दे देंगे, पर पैसे से इंसान की एक तरीके से पूर्ति थोड़ी ना होती है। जाने वाले का घर उजड़ जाता है और आप लोग उसको पैसे में तोलते रह जाते हैं कि हाँ इसको इतना पैसा दे देते हैं। होता क्या है बेसिकली यहाँ पर ये बात की जा रही है एस्फिक्सिएटेड, इसको बोलते हैं बेसिकली दम घुटने सी जान चली जाना, ठीक है, यानी कि दम घुटने वाला। तो इसके अंदर जब इंसान जाएगा कई बार विषैली गैस रहती है तो कई बार दम घुट जाता है, कई सारी बीमारी लग जाती है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। कई बार सोसाइटी से रिलेटेड इशू आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे कि हाँ ये कास्ट का इंसान है, यही ये काम करेगा, हम नहीं करेंगे, हम तो दूसरी कास्ट के हैं, तो कास्ट के साथ में जोड़ लेते हैं, इनकम के बेस पर जोड़ लेते हैं कि गरीब तबके का लोग है यहाँ पर ये इस काम को करेगा, हम नहीं करेंगे, तो ये भी आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। तो नॉर्मली उनको मजबूरी में करना पड़ता है, वरना करे तो वो बिना बेचारों को रोजी रोटी के चलते यहाँ पर ये चीजें करनी पड़ जाती हैं। तो उसके चलते 1993 में देखो डिफरेंस देखो, 1993 में यहाँ पर ये बेसिकली एक्ट आ गया जिसमें बैन कर दिया था कि एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर वो बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग का नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। 1993 में मैं आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ 2021 में, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना अच्छे लेवल पर यहाँ पर ये कानून जो है वो इंप्लीमेंट किया गया, जितनी भी आज तक की जो गवर्नमेंट है वो आई और गई, तो यहाँ पर लोगों की जान प्रॉपर जा रही है, रेगुलर जा रही है। तो सोचिए, तो ये पानी जिसमें हम लोग एक बार पैर भी अगर टच हो जाए तो उसको साबुन से अगर धुले, ये इंसान देखो यहाँ पर इसके मुंह से कुल्ला निकल रहा है इस पानी का, ऐसे समझिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग देखते हैं नजारा, ठीक है। तो ये काफी एक बड़ी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बैन होने के बाद भी यहाँ पर लोगों की जान जा रही है, तो इसके चलते यहाँ पर 1993 में जब कानून लाया गया यहाँ पर, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसी के साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोविजन एक्ट 1993 लाया गया, जिसके चलते यहाँ पर बोला गया कि इसको खत्म करो और जो भी स्टिग्मा, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी का, उसको साइड में करो। तो मैनुअली किसी इंसान को इसके अंदर नहीं उतारना है, बस उसकी रोजी रोटी के लिए आप लोग यहाँ उसको उतारो, तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव काम खोजो ताकि उसको ये हरकतें न करनी पड़े। तो स्टेप है उसके लिए क्या लिए गए, अभी रिसेंटली एक नया भी कानून लाए हम लोग, ऐसी बात नहीं है, कानून तो बड़े बनाते हैं हम लोग, मैंने एक तरीके से हिम्मत कर कर कर। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उसने कानून बनाया था प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो इसने जब कानून बनाया तो इसका बेसिक पर्पज ये था कि इसको रोका जा सके, यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, इनके गटर को साफ करने वाला काम, और रिहेबिलिट करना है, इनके उनको कोई और काम देना है ताकि उनकी जिंदगी चलती रहे, फिर से इस काम में ना उनको घुसना पड़े, और उसके चलते इंश्योर करना है कि उसको यहाँ पर रिहेबिलिटेशन करना है ताकि ये दिक्कतें आगे न देखने को मिले। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, अत्याचार कई बार किए जाते हैं यहाँ पर, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन देखने को मिले, खासकर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड नॉर्मली यहाँ पर, तो इंसान को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है बड़े ही गलत तरीके से सोसाइटी में, क्योंकि पुराने टाइम से अत्याचार हो रहा है तो उसी टेंडेंसी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अब पैटर्न जो है वो काफी हद तक चेंज हो गया है, अब चीजें हैं सही डायरेक्शन में हो रही है, जो पढ़ा लिखा तबका है सोसाइटी का वो अच्छी डायरेक्शन में पहुंच गया है। जैसे आप लोग देखते हैं टीना डाबी, रिया डाबी, दोनों बहनें जो है वो आज के डेट में IAS ऑफिसर है। तो इस तरीके से अगर पढ़ाई पर फोकस किया जाए तो इन चीजों से हम लोग डिस्टेंस भी यहाँ पर बना पाएंगे। नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी के अगर बारे में बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास करके नहीं बनाया गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर काम करती है कैसे इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, और इन चीजों पर ध्यान रखती है कि कोई दुर्घटना ऐसी तो नहीं घट रही है कि जो सही नहीं है, तो उसको रोकने का भी काम इसके द्वारा किया जाता है। इसी के साथ में कई सारे अभियान है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन हमारे देश में, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है ये नेशनल लेवल का कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान जब लॉन्च किया गया तो ये बोला गया कि हम लोग जब 2019 में 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे महात्मा गांधी जी की, तो उस टाइम पर हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजों को खत्म कर चुके होंगे देश के अंदर से। पर लेकिन 150वीं बर्थ एनिवर्सरी भी महात्मा गांधी जी की चली गई, अब हम लोग यहाँ पर आगे ही बढ़ चुके हैं 2-3 साल, और तब भी यहाँ पर ऐसे केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इनको कैसे टैकल करना है। तो प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज द मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल भी लाया गया अभी 2020 में, यानी कि समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पर पहले एक्ट आ गए यहाँ पर 1993 में, 2013 में फिर उसके अंदर और 4 चांद लगा दिए गए इसको चेंज कर अभी 2020 में फिर से अमेंडमेंट लाया जा रहा है, पर लेकिन अब तक भी यहाँ पर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं रुक पा रही है।
तो कंप्लीटली मैकेनाइज करने की बात की जा रही है कि अब जो है मशीन यूज की जाएगी क्लीन करने के लिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी यहाँ पर ऑन साइट अगर यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी, अगर कोई भी यहाँ पर कुछ कर रहा है उसको प्रॉपर, यानी एक तरीके से समझिए आप लोग पहले, अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, कुछ उठा रहा है, तो उसको प्रॉपर एक किट प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर गटर को साफ करना है तो उसके लिए प्रॉपर मशीन यहाँ पर आएगी, इंसानों को इसके अंदर नहीं डाला जाएगा। तो ये यहाँ पर इनके द्वारा पूरी प्रक्रिया करने की बात की गई, तो उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसी के चलते यहाँ पर जो प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर और देयर रिहेबिलिटेशन, इसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे ताकि कंप्लीटली इसको मैकेनाइज यानी कि कंप्लीटली इसको मशीन यूज की जाए, कोई भी ऐसी दुर्घटना न देखने को मिले। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पर अगर इस तरीके की चीजें हम लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं। अभी यहाँ पर कई सारी और चीजें देखने को मिलेगी, जैसे सफाई सुरक्षा चैलेंज यहाँ पर बात की जाती है, तो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन यहाँ पर ये, तो 19 नवंबर को 2020 में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक स्टेप उठाया गया। तो सारी जो यहाँ पर लॉन्च किया गया इनिशिएटिव, ऑल स्टेट जो है उनको सीवेज क्लीनिंग के लिए उनको मशीन यूज करने की बात बोली गई, ताकि इंसानों को ऐसी हरकतें न झेलनी पड़े। स्वच्छता अभियान ऐप लॉन्च किया गया, जिसके चलते यहाँ पर जियो टैगिंग की बात की गई। जियो टैगिंग क्या होता है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग आज के में ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो आप लोगों को जब भी यहाँ पर ऑनलाइन सामान खरीदना होता है, तो कोई भी अगर सामान लेकर आएगा या फिर खाना वगैरह आप लोग मंगाते हैं, यहाँ पर जो भी ये ऐप वगैरह है, ठीक है, इनसे तो आप लोगों को देखने को मिलता है, पता रहता है कहां तक वो इंसान आ चुका है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रहती है लाइव आप लोग उसको देख पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है यहाँ पर इसके बारे में, जो कि मैंडेटरी करता है गवर्नमेंट को कि आइडेंटिफाई करे ऐसे लोगों को जिनकी ऑलरेडी जान जा चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक बोल दिया कि 1993 से लेके अगर अब तक का आप लोग देखो यहाँ पर जिस भी लोग की जान गई है मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से, उसके परिवार को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ईच एज ए कंपनसेशन टू देयर फैमिली, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए का यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि एक इंसान की जान जाना अब जिसके ऊपर डिपेंडेंट था परिवार, और वो इंसान गटर में इसीलिए उतर रहा था क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट था, और वही गटर में चला गया, उसी की जान चली गई। अब उसका परिवार कैसे चले गए, तो गटर में उतर उतर कर अपने परिवार को पाल रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मुझे बड़ा ही प्यारा डिसीजन लगा, जिसके चलते यहाँ पर लोगों की कम से कम कुछ तो हेल्प होगी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा लगा मुझे, ठीक है। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग बता सकते हैं। पर्सनली मुझे तो काफी अप्रिशिएट करने लायक यहाँ पर लगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। जीएस के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीएस फर्स्ट के अंदर, और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट। कड़ाके की सर्दी का नाम सुना है, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ठिठुर देने वाली। अभी यहाँ पर वही टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, कहां पर, खासकर कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर यहाँ पर इसको अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर चिल्लाई कला, ठीक है। तो चिल्लाई कलान आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कश्मीर के अंदर। 40 दिन का टाइम ड्यूरेशन होता है। जम्मू एंड कश्मीर से कोई अगर लेक्चर देख रहा है तो आप लोग बताइए इसका एक्सपीरियंस, मतलब किस तरीके से यहाँ पर ये चीजें रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रहता है कि जब ये टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को पूरा सुरक्षित हो जाना चाहिए। ये 21 दिसंबर से स्टार्ट किया जाता है और 29 जनवरी तक यहाँ पर चलता है, और हर साल यहाँ पर रहता है, जिसको यहाँ पर चिल्लाई कलन बोलते हैं। ये जो शब्द निकल कर आया ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये पर्शियन जो टर्म है उससे निकाल कर लाया गया, जिसका मतलब होता है मेजर कोल्ड, यानी काफी ज्यादा सर्दी, तो उससे ये शब्द निकाल के लाया गया है। चिल्लाई कलन जो है यहाँ पर ये 20 डे का, इसके अलावा और आप लोग को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं चिल्लाई खुर्द, KHURD, तो स्मॉल कोल्ड यानी कि थोड़ी छोटी सर्दी 20 दिन की हो जाती है, जो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये आप लोग को यहाँ पर नजर आएगी। तो यहाँ पर जनवरी 30 से लेकर लगभग आप लोग यहाँ पर ये फरवरी 18 तक आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। 10 डे लॉन्ग यहाँ पर और आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर यहाँ पर, जिसको बोलते हैं चिल्लाई बाचा। तो यहाँ पर ये बेबी कोल्ड बोलते हैं। तो पहला कड़ाके की सर्दी, फिर स्मॉल कोल्ड, फिर बेबी कोल्ड। तो पहले को बोलते हैं चिल्लाई कलन, दूसरे को बोलते हैं चिल्लाई खुर्द, तीसरे को चिल्लाई बाचा। तो ये फरवरी 19 से लेके यहाँ पर फरवरी 28 तक लगभग आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर रहता है, इसका मतलब है कि पूरी सर्दी को अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में इनके द्वारा डिवाइड किया गया है। पर लेकिन 40 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उसको बोलते हैं कड़ाके की सर्दी, यानी कि जो पानी की जो बॉडी है वो भी यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोलो कि वो भी जम जाएगी। पीने वाला पानी जम गया, सोचो अब कैसा लगेगा। तो काफी एक तरीके से यहाँ पर इंक्लूडिंग जो डल लेक है ना जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो भी फ्रीज हो जाती है। तो ये इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये 40 डेज जो है वो कड़ाके की सर्दी रहती है, और मैक्सिमम यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है वो डाउन हो पाते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर सारी चीजें फ्रीजिंग पॉइंट पर यहाँ पर पहुंच जाती हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये आर्टिकल यहाँ पर आया था, तो इस तरीके से डायरेक्ट टर्म्स भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, तो हल्का सा आइडिया रखेगा। अभी यहाँ पर इंपैक्ट क्या बढ़ता है डेली लाइफ पर, तो आप लोग सोच कर देखिए सारी चीजें जम चुकी है। हमको अच्छा लगता है, हम लोग मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर या फिर हिली एरिया में नहीं रहते हैं, तो अच्छा लगता है हम लोगों को कि हाँ यार चलो घूम कर आते हैं, बर्फ पड़ा होगा वहां पर। सोचो उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ वहां पर रहती है, जो 24 घंटे उसी बर्फ के अंदर रहते हैं, और पीने के लिए पानी भी उनको गर्म करना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर वो पानी पियेंगे। गर्म कर पिघालना पड़ता है। हम तो अगर गर्म कर नॉर्मल पानी पिए समझ में आता है, वो पिघालेंगे उसको, फिर तब उसको पियेंगे। सोचो उसके लिए नहाने के लिए क्या कंडीशन पड़ेगी, आप लोग सारी चीजें समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
तो नॉर्मली अगर बात करें इंपैक्ट क्या रहता है, तो यूज कहते हैं यहाँ पर फेरन। फेरन कश्मीरी ड्रेस है जो कि यहाँ पर ट्रेडिशनल एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो यूज किया जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो कंगर ये इंक्रीज हो जाते हैं, यहाँ पर पोर्ट वगैरह जो एक तरीके से होते हैं, एक तरीके से यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जो फायरिंग पोर्ट होते हैं, ठीक है, मतलब मुद्दा क्या यहाँ पर फेरन कश्मीरी ड्रेस और इसी के साथ में ट्रेडिशनल जो फायरिंग पोर्ट होते हैं एक तरीके से, जिसको भट्टी वगैरह आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, ठीक है, जिसको यहाँ पर कंगर बोला गया है, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर यूज करना, क्योंकि इंसान को सर्वाइव करना है। टैप पाइप वाटर जो है फ्रीज हो जाता है पार्शियली, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड। और इसी के साथ में वर्ल्ड फेमस जो डल लेक है वो भी एक कंप्लीट फ्रीज हो जाती है वहां पर। कश्मीरी जो यहाँ पर एक तरीके से कई बार यहाँ पर चीजों का ना, जब ऐसी चीजें होती है अलग अलग डिफरेंट चीजें होती हैं। एक तो है कि उसको बैठकर रोते रहो, दूसरा होता है कि उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, ठीक है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर से देखने को मिलेगा यहाँ पर कि डिश बनाई जाती है, ठीक है, एक तरीके से मटन वगैरह मिक्स विद राइस वगैरह, ये सारी चीजें वैसी चीजें देखने को मिलती है। फिर बैठते हैं अपना उसके सामने अपना भट्टी के वगैरह जो भी है अपना अपना एंजॉय करो चीजों को, क्योंकि घर से बाहर तो कोई जाने का मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली कंज्यूम की जाती है ड्राई वेजिटेबल, वहां पर ऐसा तो होगा नहीं कि वहां पर सब्जी भी उस टाइम पर कोई मिल पाएगी ढंग से। शॉर्टेज रह जाती है सप्लाई की प्रॉपर टाइम पे, कई बार दूध भी नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां पर सब्जी नहीं पहुंच पाती है। आप लोगों को याद होगा एक बार मैंने नैनो मैगजीन के अंदर पढ़ाया था कि हिमाचल प्रदेश वाले उत्तराखंड वाले रीजन में और यहाँ पर जहां पर हिली एरिया जहां पर बर्फ पड़ता है वहां पर औरतों के अंदर में खासकर जो एनीमिया की काफी बड़ी शिकार पाई गई है, यानी कि खून की काफी कमी पाई गई है। और जब उसका एनालिसिस किया गया तो जाकर यह पता चला क्योंकि वहां पर ग्रीन वेजिटेबल जो है वो प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं की जाती है और भी कई सारे खाने पीने के सामान टाइम पर नहीं मिल पाते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये काफी बड़ी दिक्कत यहाँ से निकल कर आती है। तो ये एक काफी एक बड़ा मुद्दा भी बनता है, क्योंकि जो पीरियड साइकिल होती है वुमेन के अंदर में तो वो आप लोग को रेगुलर देखने को मिलेगी, तो उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर से ब्लड निकलता रहता है, तो कई बार यहाँ पर एनीमिया यानी कि खून की कमी की भी शिकार यहाँ पर हो जाती है। तो एक प्रॉपर डाइट न लेना काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर साबित हो जाता है, तो इसलिए उस टाइम ड्यूरेशन में कम से कम ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये भी एक मुद्दा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं, देखिए पॉइंट ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हैं। अगर रेगुलर चीजों को ढंग से पढ़कर चलोगे ना तो बहुत सारे पॉइंट आप लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे और आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हिस्ट्री भी आप लोग की पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री भी हो गई, ज्योग्राफी पहले हिस्ट्री हो गई, पहले ज्योग्राफी हो गई, अब आप लोग की हिस्ट्री आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हिस्ट्री में आप लोगों को एक पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर क्या बात की जा रही है। 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 53 मेंबर की कमेटी बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर श्री अरबिंदो की। तो अरबिंदो जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है ये 15 अगस्त, कितना प्यारा दिन है, ठीक है। तो 15 अगस्त को यहाँ पर 2022 में सेलिब्रेट की जाएगी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी। तो कमेटी बनाई जाती है कि आगे तक यहाँ पर इनके ऊपर स्टडी की जा सके, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह लाए जा सके, तो उससे ढंग से उसको लेकर चला जा सके ताकि लोगों को इनके बारे में बताया जा सके। पैदा हुए थे कलकत्ता में 15 अगस्त को और जो आखिरी सांस ली इनके द्वारा वो ही 5 दिसंबर को बेसिकली पौंडीचेरी में, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग कहां कोलकाता और कहां पुडुचेरी, तो ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। ये काफी एक योगी टाइप के पुरुष थे यहाँ पर, इसी के साथ में दूरदृष्टि रखने वाले इंसान थे, एक दार्शनिक भी थे, एक कवि भी थे, एक भारतीय राष्ट्रवादी, यानी कि एक तरीके से योगी, सिर्फ फिलोसफर, पोएट और इंडियन ये नेशनलिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी जो फिलोसफी थी वो दिव्य जीवन यानी कि एक तरीके से डिवाइन लाइफ की आसपास में आप लोगों को घूमती हुई नजर आएगी। इनकी फिलोसफी के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं उसको, क्योंकि कुछ डिफरेंट सी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी जब उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। कई सारे तो ये बोलेंगे सर कुछ समझ में आया, कई सारे बोलेंगे समझ में नहीं आया, पर फिर भी कोशिश की जाएगी पूरी, ठीक है। क्या है एक बार उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर इस वाली स्लाइड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसको डाला भी है, पर जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल देखते हैं, हिंदू के अंदर यहाँ पर ये कवर किया गया, जिसके चलते यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी 53 मेंबर पैनल यहाँ पर अरबिंदो जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके बारे में बात करेगा। तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर, तो ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इसके चलते इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, इनकी बेसिकली जिंदगी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। इनके द्वारा कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े यहाँ पर ये दार्जिलिंग के अंदर में, जो कि आप लोग कहां पर देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल के अंदर में। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पहुंचे, फिर यहाँ पर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहां पर है चलिए बताइए, देखता हूँ किस किसका पता है। 2 क्लासिकल लैंग्वेज और इसके साथ में कई सारी यूरोपियन लैंग्वेज इनके द्वारा सीखी गई। फिर 1892 में यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन के इनके द्वारा वडोदरा, यानी कि एक तरीके से गुजरात के अंदर में, जिसको आप लोग वडोदरा बोलते हैं आज के टाइम में, स्नैपर इसको बड़ोदरा बोलते थे, ठीक है। कलकत्ता को आप लोग आज के टाइम में कोलकाता बोलते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चीजें यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को नजर आएंगी, यहाँ पर भी इनके द्वारा काम किए गए। इसी के साथ में यहाँ पर योगा के ऊपर काफी फोकस था इनका, और इंडियन लैंग्वेज जो था
उसमें इनके द्वारा कई सारी लैंग्वेज सीखी गई इंक्लूडिंग संस्कृत। आज के डेट में हम लोग हिंदी बोलते हैं या फिर कोई एक आधी लैंग्वेज बोलते हैं तो दूसरी लैंग्वेज बोलने में हमारे पसीने आ जाते हैं कि यार ये लैंग्वेज कैसे सीखनी है। आप लोग खुद भी देख लो, कई बार जैसे मैंने अभी शाम को आप लोग की 5 क्वेश्चन की जो वीडियो स्टार्ट की है उसमें कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में भी स्टार्ट कर दो, इंग्लिश वालों के बारे में बात करते रहते हो, ठीक है। तो यार थोड़ी सी चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करो, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चीजें आगे काम आने वाली है। मान लीजिए कल को चलकर आप लोगों को यहाँ पर साउथ इंडिया कोई राज्य मिल गया, ठीक है, और आप लोगों ने सर्विस भरी, आप लोगों को इंडिया की कोई मिली नहीं, इंडियन फॉरेन सर्विस आप लोगों को मिल गई, तो तब क्या करोगे? तो चीजों से डरो मत यार, ये सारी चीजें सीखो, इसके ऊपर काम करो, थोड़ा सा टाइम दो, चीजें आप लोगों को अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद भी रहेगा आप लोगों को कि आप लोग चीजों को उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दोगे तो आगे के लिए भी काम आएगा, ठीक है। इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के टाइम पर 1902 से 1910 तक का बेसिकली अगर बात करें तो हमारे देश में जब यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, ठीक है, तो यहाँ पर इनको जेल हुई, तो जेल हुए यहाँ पर ये इंप्रिजन किया गया 1908 में। तो इनको यहाँ पर अलीपुर बॉम्ब जो केस था यहाँ पर उसके चलते यहाँ पर इनको जेल हुई। तो यहाँ पर इनको दिखने लगा यार ये मेरे टाइप की चीजें नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जैसे ही इनको जेल हुई तो इनको समझ में आ गया कि मैं उस प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूं यहाँ पर कि सड़कों पर भागूं और सड़कों पर मुझे पुलिस पीटे और फिर मुझे जेल में ले जाकर डाले। एक इंसान की प्रवृत्ति होती है ना कि हाँ एक लड़ाके टाइप का इंसान है, एक है कि नहीं मुझे और तरीके से चीजों को सुधारना है। तो इन्होंने को लगा कि यार ये मेरे टाइप की चीजें नहीं है, तो वहीं से इन्होंने अपनी जिंदगी जो है बिल्कुल चेंज कर दी। पहले तो ये ब्रिटिश इंडिया से हटकर यहाँ पर ये कहां पर पहुंच गए, ये पुदुचेरी में पहुंच गए, और पुदुचेरी ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में नहीं थी, वो फ्रेंच के कंट्रोल में थी, तो इसलिए वहां पर ब्रिटिश इंडिया के लोग एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ब्रिटिश जो है यहाँ पर बेसिकली वो एंट्री नहीं कर पाएगी, उनकी जो फोर्स थी। तो यहाँ पर क्योंकि ये किसके अंदर में, फ्रांस के अंडर में हुआ करती थी, इसके चलते वहां पर इनके द्वारा रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वहां पर इनके द्वारा योगा को अपना पार्ट बना लिया जिंदगी का, और एक तरीके से इनके द्वारा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि यहाँ से समझिए आप लोग साधु बन गए, पर लेकिन साधु भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक तरीके से कहीं पर जाकर बैठ गए बस राम का नाम जप रहे, नहीं। साधु भी इस तरीके से बने कि लोगों की लाइफ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ को कैसे जीना है उसके बारे में अंडरस्टैंड करना चीजों को स्टार्ट किया, और किस चीजों के बीच में क्या क्या रिलेशन है वो भी पढ़ना स्टार्ट किया। यानी एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी की ओर यहाँ पर बढ़ने लगे। तो इसी के चलते यहाँ पर श्री अरबिंदो आश्रम जो है ये 1926 में ये आप लोगों को यहाँ पर पुदुचेरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करूं यहाँ पर ये है इनकी बेसिकली जो मैंने बोला फिलोसफी, ठीक है, किसमें विश्वास करते थे यहाँ पर, तो ही बिलीव दैट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैटर लाइफ एंड माइंड वुड बी सक्सीड थ्रू टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन। इसी के साथ में बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर माइंड एज ए इंटरमीडिएट पावर बिटवीन द टू स्फीयर, जो कि यहां पर एक है इनफाइनाइट और दूसरा है फाइनाइट। मतलब क्या, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा समझिएगा, मतलब फिलोसफर तो नहीं हूं पर लेकिन ट्राई पूरा करूंगा, ठीक है। इनके द्वारा ये बोला गया कि आज के डेट में अगर बात करें पदार्थ होता है, जीवन होता है या फिर मन होता है, यानी कि एक तरीके से इंसान की लाइफ होती है और जो मैटर हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं, जो सब्जेक्ट है या फिर हमारा जो माइंड है, ये सारी चीजें जब आप लोग यहां पर समझोगे तो यहां पर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दो चीजों के बीच में आप लोग घूमती नजर आएगी। तो यहां पर और इनके सबके ऊपर जो इंपैक्ट है वो सुपर माइंड सब चीजों को कहीं ना कहीं आप लोग बोलते हैं कि कंट्रोल करता है, फिर कनेक्ट करके रखता है, वो इंटरमीडिएटरी है। किसके बीच में, एक तो इनफाइनाइट और एक फाइनाइट, यानी अनंत और जो हमारे सामने उसके बीच का जो एक सार होता है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं जो माइंड है आप लोगों के पास में वो एक बहुत पावरफुल चीज है, उसको ढंग से अगर इस्तेमाल किया जाए तो आप लोग अपने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक सही तरीके की अंडरस्टैंडिंग देकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक ओवरव्यू यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि इनका सोचने का तरीका क्या था, यानी कि ये नॉर्मल चीजों से ऊपर उठ चुके थे, मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठ चुके थे, अभी आध्यात्मिक की ओर यहां पर बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो ये हल्का सा इनके बारे में आप लोग समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहां से आप लोग का बन जाएगा, इनके द्वारा कई सारी चीजें लिखी गई, जैसे कि कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, एग्जामिनर ला टपका दे इसके ऊपर। वंदे मातरम न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश में यहां पर पब्लिश होता था 1905 में, तो यहां पर ये उसके एडिटर थे। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है बेस ऑफ योगा, तो याद रखिएगा बेसिस ऑफ योगा इनके द्वारा काम किया गया। भगवत गीता और इट्स मैसेज तो यहां पर लोगों तक पहुंचाया गया। द फ्यूचर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी कि कैसे इंसान जो है वो पैदा हुए, कैसे बढ़े। रीबर्थ एंड कर्मा क्या है, इसी के साथ में सावित्री ए लीजेंड एंड द सिंबल, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। और आर ऑफ गॉड, तो एक तरीके से यहां पर ये सारी चीजें इनके द्वारा लिखी गई हैं लोगों को समझाने के लिए और अपने आप को समझने के लिए। तो इनके द्वारा स्पिरिचुअलिटी की और अपना पूरा जीवन जो है वो व्यतीत कर दिया गया। देखिए जब एक इंसान ना जब जिंदगी में ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है कि पैसे बेइंतहा उसके पास में हो चुके हैं, तो वो इंसान जो है उस टाइम से अपनी जिंदगी को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि पैसा जो है वो एक हद तक ही तेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। जब इंसान की उम्र बढ़ने लगती है, जब इंसान बीमार होने लगता है, तो जब इंसान की जो एक तरीके से नहीं बॉडी जो है वो उसका साथ देना
देना छोड़ देती है, उस टाइम पर उसको लगता है कि जिंदगी के शांति के 2 पल जी ले जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमेशा देखिए पैसा इतना कमाओ कि आप लोग की जिंदगी शानदार तरीके से जी सको, पर लेकिन इतना भी नहीं कि आप लोग उसके चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दो। तो हमेशा बैलेंस बनाकर रखो चीजों में, ताकि आप लोग उसको इस तरीके से भी यूज कर सको और किसी की हेल्प भी कर सको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो भी पैसा आप लोग कमा रहे हो 5 से 10% हमेशा किसी की हेल्प के लिए रखो। अगर आप लोग किसी की हेल्प उससे कर पाते हो तो जीवन में जब आखिरी अंत होगा उस टाइम पर आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार जिंदगी अपने लिए नहीं जी है, दूसरों के लिए भी जी कर गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोग सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है इस चीज से। मैं अपनी लाइफ में जब इसको फॉलो करता हूं तो रियलिटी में यार, जैसे आप लोगों को मैंने बोला था बहुत सारे बच्चों को बुक्स देता हूं, या फिर जो भी मुझे लगता है जितना मेरे से बन पाता है। अभी इतना तो नहीं कि करोड़पति आदमी हूं यार सबको करोड़ों रुपए बांट दूंगा, पर हाँ जितना इक्का दुक्का को जो भी हेल्प कर पाता हूं उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, एक अलग ही यार चीज होती है वो। और आप लोग इसको करके देखोगे तो आप लोग भी इसको फील कर पाओगे। पर हाँ माँ बाप की कमाई से नहीं करना है ये यार, ये बात जानना, ठीक है। अपनी खुद की कमाई, अपने स्वयं के हाथों से कमाई गई कमाई को यूज करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे भी कि हाँ अपनी खुद की कमाई है, ना कि मम्मी पापा दे दो हम लोग हेल्प करने वाले हैं लोगों की। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, वो गलत बात है। अपनी खुद की कमाई कमाओ और उससे जिस तरीके से यूज करना है ऐसे यूज करो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर आर्टिकल बोल सकते हैं। बेसिकली रुपी और डॉलर के बीच का डिफरेंस आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा, ठीक है। रुपी और डॉलर के बीच में अगर आप लोग बोले कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, तो यहां पर डॉलर अगर हैवी हो गया तो रुपी ऊपर उठ जाएगा, यानी कि रुपी हल्का हो गया। अभी ऐसे ही कुछ देखने को मिला सितंबर से लेकर दिसंबर के जो क्वार्टर है उसमें 2.2% जो है वो डॉलर जो है वो महंगा हो गया, यानी कि एक तरीके से भारी हो गया। हमारा रुपया जो है वो सस्ता हो गया। तो अगर बात करें मान लीजिए आज के डेट में $1 जो है वो अगर मोटे मोटे तौर पर मान लें 70 रुपए के बराबर है, ठीक है। अगर यहां पर हम लोग बोले कि $1 जो है वो यहां पर 80 रुपए के बराबर हो गया, तो यहां पर दिक्कत क्या होगी? दिक्कत क्या होगी? $1 में अब हमारे देश का कोई इंसान जो है, मतलब कोई बाहर से अगर कोई आएगा हमारे देश में और उसको यहां पर घूमना है और वो अमेरिका से आए, उसके पास में मान लीजिए $1 है, तो $1 वो देगा यहां पर हमारी कंट्री में आकर और सीधे सीधे 80 रुपए ले लेगा। यानी कि जो काम $1 में होता है इसके देश में, वो यहां पर उसको 80 रुपए के इक्विवेलेंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोले तो वो यहां पर एंजॉय कर जाएगा जिंदगी को, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग 80 रुपए लेकर जाओगे अमेरिका के अंदर, तब जाकर उनका ₹1 यानी कि $1 आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग वहां पर एंजॉय करोगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है ₹1 में 80 रुपए, $80 में, मतलब $1 में 80 रुपए में। पर लेकिन ये वाला इंसान जो है वो जरूर एंजॉय कर लेगा। अगर कुछ $1000 भी लेकर आ गया, $500-700 भी लेकर आ गया, तो यहां पर महीने भर की जिंदगी एंजॉय कर जा सकता है। पर लेकिन आप लोग 5-7 हजार रुपए लेकर जाओगे तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि एक रात भी टिक पाओगे। तो ये आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। तो रुपये जो डिप्रिसिएशन होता है, इसका एक तरीके से करेंसी का जो डेप्रिसिएशन हो गया, ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और वो क्यों हुआ? माना जा रहा है कि 4 बिलियन के करीब रुपये जो है हमारी मार्केट से निकाल कर ले गए और यहां पर उसकी जो कंडीशन है वो खराब हो गई। मतलब क्या है? मतलब ऐसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग किसी से पैसा उधार लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और किसी से पैसा उधार लेकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चलकर सोच रहे हैं कि उसका पैसा उतार देंगे जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, जॉब करेंगे। पर उस इंसान ने आप लोगों को पहले वो 10,000 रुपए दिया करता था, अब उसने बोला कि मैं बस 2,000 रुपए दूंगा, इससे फालतू आप लोगों को पैसा नहीं दूंगा। तो आप लोगों को लगेगा यार ये तो होगी कहानी खत्म, ठीक है। तो आप लोगों की जो मोरल है एकदम डाउन हो जाएगा एक तरीके से कहीं ना कहीं, और दिक्कतें देखने को मिलेगी। ऐसे ही मार्केट में से जब पैसा निकल के जाता है तो मार्केट की हालत खस्ता हो जाती है। और जैसे यहाँ पर 4 बिलियन निकल कर गए हमारी मार्केट से, तो हमारी कंट्री में भी खस्ता हालत हुई यहाँ पर। तो करेंसी का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे देश की जो करेंसी है रुपी, वो एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी यहाँ पर बन गई। तो करेंसी डेप्रिसिएशन इसको नॉर्मली बोला जाता है। जब यहाँ पर फ्लोटिंग एक्सचेंज जो रेट होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब डिमांड और सप्लाई के बेस पर यहां पर चीजें ऊपर नीचे जाती है तो उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। यानी कि मार्केट में डिमांड है और मार्केट में सप्लाई हो रही है, तो उसके बेस पर जो भी प्राइस रहता है, मानी आप लोगों को एप्पल खरीदने हैं तो मार्केट में अगर मान लीजिए एप्पल का प्राइस जो है फिलहाल जो है वो 100 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, अभी यहां पर कुछ दिनों बाद को अभी नहीं खरीदते, कुछ दिनों बाद खरीदते हैं, फिर एप्पल का प्राइस बढ़कर हो गया यहाँ पर 150 रुपए किलो, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एप्पल तो इतना ही 1 किलो है, पहले 100 का मिला था अब 150 का मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? रुपये की वैल्यू कम हो गई। यानी कि पहले जो एप्पल आप लोग 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, वही एप्पल आप लोग को 150 रुपए में खरीदना पड़ेगा। रुपये की वैल्यू कम हो गई, यानी कि अब यहाँ पर 150 रुपए हो गए, पहले जो 100 रुपए में काम चल रहा था। तो इससे इंसानों के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, उस देश के जिनकी करेंसी जो है वो डिवेल्युएट हो जाती है। तो यही बातें समझाने की कोशिश की गई है कि $1 जो था यहाँ पर वो 70 के करीब था, यहाँ पर अब $1 जो है वो 76 के करीब हो गया है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो हमारा देश का कोई इंसान अगर बाहर जाकर कुछ खरीदेगा और वो डॉलर में खरीदेगा तो यहाँ पर उसको बहुत सारी चीजें महंगी पड़ेगी। पर बाहर से आकर अगर कोई हमारे देश में कुछ खरीदेगा और वो डॉलर लेके आएगा, उसको चीजें काफी सस्ती पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको डॉलर में नहीं रुपये में पे कर रहे हैं, और $1 की वैल्यू अब उसको 76 रुपए के बराबर मिलेगी, जो कि पहले $1 में उसको 70 रुपए मिलते हैं। तो अब 76 रुपए का सामान वो खरीद पाएगा।
इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी अच्छे से यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया। कई सारी डेफिनेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो ये अच्छा है कि बुरा है, पहले तो ये समझिए। जो डेप्रिसिएशन होता है रुपये का, यहाँ पर ये दो धारी तलवार है, यानी कि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अब किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है वो समझ लीजिए। तो इसको डबल एज सोर्ड बोला गया यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर माने। पॉजिटिव तो उनके लिए है जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर आप लोग आज के टाइम में अपना जो सामान जो है वो बेचते हो मार्केट में ले जाकर, यानी कि आप लोग अपना सामान जो है यूएसए में बेचते हो, ठीक है, तो यहां पर आप लोग का सामान ज्यादा से ज्यादा बेचना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको सस्ता पड़ने लगेगा। जब यहां पर रुपये की वैल्यू जो है कम हो जाएगी, तो मान लीजिए पहले वो $2 लेकर आते थे, ठीक है, $2 का सामान खरीदते थे वो यहां पर, और उनके यहां पर मान लीजिए डॉलर उस टाइम पर था 50 रुपए, ठीक है, तो मान लीजिए 100 रुपए का सामान वो लेकर जाते थे। अब वही डॉलर जो है $2 अब भी लाएंगे, अब मान लीजिए डॉलर हो गया 80 रुपए, तो अब यहां पर 160 रुपए का सामान लेकर जाएंगे। डॉलर उनके उतने के उतने हैं, तो उनको सामान ज्यादा मिल जाएगा, तो इसलिए एक्सपोर्ट देश का बढ़ जाता है। तो कई बार कई सारी कंट्री जो है खुद अपनी करेंसी को डाउन कर लेती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग डिवैल्यूएशन बोल देते हैं कई बार, कि एक तरीके से कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो अपने आप कुछ ऐसे डिसीजन ले, फिक्स या फिर सेमी एक्सचेंज जो रेट है यहाँ पर उसको एक तरीके से लोअर कर दे, तो इसको डिवैल्यूएशन करेंसी बुलाते हैं। तो चाइना के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जाते हैं कि अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके रख रहा है। लेकिन डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। डिवैल्यूएशन का मतलब है कि अपनी मन से अपने इच्छा से उसको कम करना, और डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मार्केट में जो फ्लोटिंग रेट चल रहा है, यानी कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, उसके बेस पर चीजें ऊपर नीचे होना। तो ये डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में आप लोगों को यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अपने आप हो गया मार्केट में चीजें चल रही है उसकी वजह से, तो डेप्रिसिएशन हो गया, पर लेकिन खुद अपने मन से कर दिया तो डिवैल्यूएशन हो गया। अब ये तो मैंने आप लोगों को इसका पॉजिटिव इंपैक्ट बढ़ा दिया अगर आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो, पर लेकिन अगर इंपोर्ट कर रहे हो, हमारी रुपये की वैल्यू डाउन हो गई। अब यूएसए से कुछ खरीद के लेकर आएंगे, मान लीजिए पहले यहाँ पर यूएसए से हम लोग $2 का सामान खरीदते, ठीक है, तो उस $2 के लिए हम लोग को 100 रुपए देने पड़ रहे थे अगर $1 50 रुपए का हो, पर लेकिन अभी भी हम लोग $2 का ही सामान खरीदेंगे, हमारे रुपये की वैल्यू हो गई गिरकर 80 रुपए $1 की, तो अब हम लोग उसी $2 के लिए 160 रुपए हम लोग को देने पड़ेंगे। तो यानी कि 60 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे वही सामान खरीदने के लिए जो पहले हम लोग 100 रुपए में खरीद ले रहे थे। तो हो गया ना नुकसान हमारा। तो इसलिए इंपोर्ट जो होता है वो काफी ज्यादा नुकसानदेह पड़ जाता है हमको। और हमारे देश में दिक्कत यही है, 85% क्रूड ऑयल कच्चा तेल हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो इसके चलते जब भी डॉलर की वैल्यू अगर गिरती है तो हमारी कंट्री में जो काफी ज्यादा नुकसान हम लोग को देखने को मिलने लगता है इन सब चीजों की वजह से। तो काफी बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डिवैल्यूएशन, और यहां पर मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया अभी, यहां पर डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो करेंसी भी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन आप लोगों को बता दिया। तो इंक्रीज हो जाती है जब यहां पर वैल्यू, ठीक है, तो करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया, यानी कि डॉलर के मुकाबले में जो हमारा जो रुपये है वो बढ़ गया मतलब अब आज के डेट में $1 में ओनली 5 रुपए मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। और डेप्रिसिएशन यानी कि घट गया। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज जो रेट होता है यहाँ पर उसकी डिमांड और सप्लाई के बेस पर रहता है कि मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो जिसकी चीज मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसका प्राइस ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी डिमांड कम है उसका प्राइस कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रीजन क्या है यहाँ पर करेंसी डेप्रिसिएशन और यहाँ पर रुपये के इस तरीके से अगर चीजें होती हैं, एक तो हाई ट्रेड डेफिसिट रहता है, यानी कि हम लोग ज्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो खरीदकर सामान लेकर आएंगे तो हम लोग को नुकसान ही देखने को मिलेगा। 23 बिलियन के करीब अभी आप लोग को देखने को मिलता है, हाईयर इंपोर्ट है उसके कंपेयर में, ठीक है, और सारा कहीं ना कहीं तेल के चक्कर में हमारा बर्बादी होती है। दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जन आप लोग को देखने को मिलेगा आरबीआई और फेडरल रिजर्व के बीच में, पॉलिसी डाइवर्जन मतलब, यानी कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ये इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम कर दिया। अब हमारी कंट्री के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी वजह से हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, हमारी मार्केट में से लोगों ने पैसा निकाल कर ले जाकर वहां पर पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। वो ज्यादा पैसा अगर मार्केट में दे रहे हैं लोगों को तो वहां पर जाकर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंटरेस्ट रेट उन्होंने ज्यादा कर दिया तो पता चला वहां पर देखो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इन्वेस्ट करने वाला लोग, मान लीजिए आप लोग को पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप लोग वहां पर अगर पैसा जो है इन्वेस्ट करने के बाद में प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो आप लोग वहीं पर इन्वेस्ट करोगे ना। एक है कि लोन लेने वाला इंसान, तो जिसको इंटरेस्ट रेट पर कम पर लोन मिलेगा तो वही वहां से लोन लेगा जाकर, तो दोनों में डिफरेंस समझना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। तो आउटफ्लो होने लगता है कैपिटल का, जैसे हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर देखने को मिला, जो स्टैंडर्ड और पीयर के द्वारा बताया भी गया कि ये चीजें देखने को मिली इसकी वजह से, क्योंकि मार्केट से पैसा निकल जाता है फौरन, अपना पैसा एक्सोडस बोलते हैं, पैसा निकाल कर ले जाना स्टॉक एक्सचेंज से। और ओमिक्रॉन ने रही सही कसर पूरी कर दी यहाँ पर, तो ओमिक्रॉन वायरस की वजह से और दिक्कतें देखने को मिली। तो ये तो मैंने पूरी राम कहानी यहाँ पर इसकी बता दी। इसके अलावा अगर आप लोग और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पर रुपये वर्सेस डॉलर की वैल्यू, तो इसको आप लोग जरूर जाकर देखना, सारे दुख दर्द जो है वो आप लोगों के दूर हो जाएंगे। काफी डिटेल में मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। यार पढ़ाने में इतना खो जाता हूँ ना मैं, कई बार मैं टाइम भी भूल जाता हूँ चीजों के एक्सप्लेन करने के चक्कर में। कई बार 1 घंटे से ऊपर की होने का मुझे डर रहता है, फिर आप लोग रोने लगते हो।
चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहाँ पर पहले कोटेशन देखी, इसके बाद में मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की, एक थीम भी मैंने आप लोगों को बताई, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा ड्रोन के बारे में, एग्रीकल्चर में क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, काफी अच्छे से मैंने सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, उसको दूर कर दिया जाएगा, ओके। फिर आगे हम लोगों ने यहाँ पर बात की रूपी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के बारे में, क्या पंगा है, मैंने सारा आप लोगों को समझा दिया। और ये वीडियो जरूर देख लेना और अच्छे से, अगर आप लोग चीजों को समझना चाहते हैं। कैसे सफाई कर्मचारी जो होते हैं उसके बारे में बात करें, जो यहाँ पर बेसिकली गटरों को साफ करने की बातें, तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। जियो टैगिंग वगैरह क्या होती है, अरविंदो जी के बारे में हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली चल्लाई कलन के बारे में, तो ये भी एक आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये तो है भाई साहब आपका बेसिकली आज का क्विज, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। ये है आप लोगों का कल का क्विज, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए। और सॉरी यार, फिर बोलते हो सर डिस्कस तो कर देते एक बार, 1 घंटे से ऊपर नहीं चाहता यार मैं, फिर थोड़ा सा और लगने लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर आप लोगों के सामने ही हो गया। तो सारे आंसर यहाँ पर, पावरिंग द फार्मर टू मेक प्रोस्पर टू द इंडियन, तो यहाँ पर ये थीम आप लोगों को देखने को मिली थी। नेशनल कम्युनिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज के बारे में मैंने आप लोगों से बात किया था, इसको हम लोगों ने समझा था। बाकी 46 सेशन में यहाँ पर हमारी जो एक्सटर्नल फिल्म मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में बात की थी, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री इंडिया और श्रीलंका के बीच में हम लोगों ने समझी थी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में बात की थी, ठीक है। लखनऊ के बारे में बात की थी, क्रोकोडाइल, और इसी के साथ में मध्य प्रदेश के बारे में। और यहाँ पर 25 दिसंबर, ये तो आगे भी आएगा, हर गुड गवर्नेंस डे वगैरह, ठीक है। तो याद रखिए इस तरीके से। मॉर्निंग में मिलता हूं, तैयार रहिएगा। मॉर्निंग में कोशिश करो कि वीडियो आते ही आप लोग देख लिया करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि आगे चलकर अपने दिन को ढंग से यूटिलाइज कर सको। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।